यह एक नई खबर थी कि इस एरिया में नए साहब की पोस्टिंग हुई है। डॉक्टर सुनैना राज को तो इस खबर का इंतज़ार था। यह जानकर उसे सुखद आश्चर्य हुआ था कि विकास सहाय नए कमिश्नर होकर आ रहे हैं। वह यहाँ के हॉस्पिटल के बाल रोग स्पेशलिस्ट हैं। एमडी की डिग्री पाते ही अनुभव प्राप्त करने की इच्छा से उसने यहाँ ज्वाइन किया था। उसके पहले और बाद में इस हॉस्पिटल में कई डॉक्टर आए गए। कुछ ने सरकारी नौकरी कर ली तो कुछ ने धनी बनने की लालसा में अपनी नर्सिंग होम खोल लिए। यहाँ के वातावरण और हॉस्पिटल प्रशासन की सेवा मिशन से उसका निश्चल मन कुछ ऐसे मिला कि वह यहाँ ठहर कर गई, या कहा जाए कि यहाँ रम गई। यहाँ के शांत और नैसर्गिक हरे भरे वातावरण ने उसे बांध लिया। दिन महीने साल बीतते चले गए और समयबद्ध व्यस्त दिनचर्या में उसके 15 वर्ष कैसे बीते पता ही नहीं चला। अब वह यहाँ की अनुभवी और सम्मानित डॉक्टर है। चौड़े ऊंचे पठार पर बने हॉस्पिटल के बाहर उसे एक सुसज्जित छोटा सा कॉटेज मिला है, जिसके 3 तरफ हरा भरा बगीचा और आसपास गुलमोहर और अमलतास के वृक्ष हैं। सामने दूसरे पठार पर चर्च की ऊंची इमारत और चर्च से लगी हुई तलहटी में पत्थरों की चारदीवारी से घिरा कब्रिस्तान है। उसके आगे पहाड़ी नुमा सबसे ऊंचे पठार पर दूर हटकर पत्थर कोठी है, जिसे सरकारी भाषा में कमिश्नर हाउस कहा जाता है। चर्च के बगल से लगा हुआ कॉन्वेंट स्कूल है। इस ऊंचे नीचे बसे शहर की उतार चढ़ाव व कम आवागमन वाली सड़क घुमावदार है, जो एक छोटे से पुल पर से होकर गहरी पथरीली नदी को पार करती है। उसकी कॉटेज से यह नयनभिराम दृश्य एक प्राकृतिक दृश्य सा दिखाई देता है। पत्थर कोठी, कब्रिस्तान की चारदीवारी, गिरजाघर और हॉस्पिटल की बिल्डिंग स्लेटी रंग की स्थानीय पत्थरों से बनी है। तलहटी में फैले कब्रिस्तान के सन्नाटे में डॉक्टर सुनैना संगमरमरी समाधियों के शिलालेख पढ़ते पढ़ते इतना खो जाती है कि वह पूरा दिन गुजार सकती है। वहाँ से वनस्पतियों और मौसमी फूलों से घिरी उसकी कॉटेज खूबसूरत पेंटिंग सी लगती है। डिनर के बाद जब वह फूलों की खुशबू से महकते लॉन में चहलकदमी कर रही होती है तो मेहंदी की बाड़ के पार कच्ची पगडंडी पर पत्थर कोठी से लौटता हुआ डीना अक्सर दिखाई दे जाता है। डीना पत्थर कोठी में कुक है और कॉटेज के पीछे बने स्टाफ क्वार्टर्स में रहता है। वह उसके पास आने पर उसे नमस्ते करता है, जिससे वह मौन रहते हुए सिर हिलाकर स्वीकार करती है। आज उसे डीना का बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि कब अपने जन्मदिन के फंक्शन पर अच्छा खाना बनाने के अनुरोध के बहाने वह उसे रोक कर उससे बात करना चाहती थी, जिससे पत्थर कोठी का हालचाल जान सके। डीना काम से छुट्टी पाकर थकावट भरी चाल में कोई अस्पष्ट सा गीत गुनगुनाते हुए लौट रहा था। उसके पास आने पर वह नमस्ते बोलकर ठिठक गया, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। उसके अकस्मात ठहराव को सुनैना ने अनदेखा नहीं किया। लैंप पोस्ट की रोशनी में ठहरे डीना से उसने पूछा, रुक क्यों गए? कुछ कहना चाहते हो? जी डॉक्टर साहब, आज हमारे नए साहब आ गए हैं। बीबी जी बहुत अच्छी हैं, आप जैसी, आपकी बहन से लगती हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? वह प्रश्न तो कर गई, परंतु मुस्कुरा उठी कि इसको कमिश्नर की पत्नी के नाम से क्या लेना देना। इसके लिए तो बीबी जी नाम ही पर्याप्त है। वह चुप रहा, फिर सिर झुकाए थोड़ी देर खड़ा रहा और चल पड़ा। फिर डीना जब तक ओझल नहीं हो गया वह उसे जाते हुए देखती रही। उसके होठों पर हंसी आई और ठहर गई। डीना की बात सच है, कौन उन्हें बहनें नहीं समझता था। दोनों ने तीखे नैन नक्श पाए थे और कदकाठी और रूप रंग भी एक से। सगी बहनों सा जुड़ाव था दोनों के बीच। बौद्धिक स्तर पर भी लगभग समान, कोई किसी से 19 नहीं। संयोग ही था कि दोनों ने कॉलेज में उस वर्ष जीवन विज्ञान वर्ग में 11वीं कक्षा में प्रवेश लिया था और पहले दिन दोनों क्लास में साथ साथ बैठी थी। टीचर ने हाजिरी लेते हुए पुकारा, सुजाता सहाय। यस मैम। उसकी साथी सुजाता ने हाजिरी दी। सुनैना। यस मैम। टीचर ने मौन साधा और चश्मे को नाक पर नीचे खिसका कर उनकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा, तुम दोनों जुड़वा हो क्या? नहीं तो मैडम, सुजाता ने उत्तर दिया।
तुम दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी एक है और दोनों बहनें भी लगती हो। नाम भी मिलते जुलते पर सरनेम अलग हैं। टीचर ने बात वही ख़त्म कर कर हाजिरी लेना जारी रखा। टीचर की बात पर दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देख गहराई से मुस्कुराई थी, जैसे दो भेदिए एक दूसरे का कोई भेद जान गए हों। पीरियड पूरा होने तक वे जान गई कि उनका जन्म स्थान भी एक ही है, लेकिन वे यह नहीं जानती थी कि उनका जन्म एक ही हॉस्पिटल में हुआ है, लगभग एक ही समय पर। उनके जन्म पर दो परिवार खुश थे, बहुत खुश। दोनों के माता पिता का प्रथम परिचय नर्सिंग होम में ही हुआ था। उन्होंने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हुए बताया था कि लड़कियाँ शुभ घड़ी में आई हैं। दोनों के पापा की पदोन्नति की सूचनाएं आज ही मिली हैं और स्थानांतरण के आदेश आते ही होंगे। खुशियों से सराबोर दोनों के द्वारा एक दूसरे को बधाइयाँ दी गई और भविष्य में न भूलने का वादा किया गया। तभी दोनों के नामकरण एक ही अक्षर से किए गए, सुजाता और सुनैना। सुजाता सहाय के परिचय में उसके पिता सुभाष सहाय के नाम का उल्लेख ही होता है। वे महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारी जो थे। सुनैना राज के नाम को पूर्णता उसके पिता के नाम करण राज से मिली। उसे अपना नाम अच्छा लगता था और पूर्ण भी, परंतु बहुतों को उसका नाम अधूरा लगता था क्योंकि उससे किसी जाति विशेष का आभास नहीं मिल पाता था। नाम सुनकर लोगों की जिज्ञासा आसान सी रह जाती। उनका आशय समझ वह बहुत तेजी से मुस्कुराती, अपनी बड़ी बड़ी पलकें कई बार झपकाती और हंसी बिखेरते हुए खनकती आवाज़ में बात को हंसी में उड़ा देती। जी राज कोई सरनेम नहीं है, मेरे पापा के नाम का हिस्सा है। जिज्ञासु लगभग धाराशाही हो जाता। छुट्टी होने पर छात्राओं की भीड़ में वे साथ साथ कॉलेज के गेट के बाहर आईं। गेट के बाहर चौड़ी सड़क पर यूनिफॉर्म में छात्राओं की झुंड थे और उनके स्वरों का कलरव। सड़क के उस पार अपनी कार के पास खड़ी सुनैना की मम्मी अपनी बेटी को भीड़ में पहचानने की कोशिश कर रही थी। उनके जाने का उद्देश्य अपनी बेटी को घर वापस ले जाने का तो था ही, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था कि बेटी के रोज़ रोज़ आने जाने की व्यवस्था करना। इसके लिए वे एक ऑटो वाले से बात भी कर चुकी थी। बड़े शहर की भीड़ भाड़ को लेकर वे चिंतित थे। जहाँ उनका निवास था वहाँ से कॉलेज की दूरी काफ़ी थी और उस रूट पर कॉलेज की बस सेवा नहीं थी। छात्राओं की भीड़ में उनका ध्यान सुनैना ने भंग किया। मम्मी मैं इधर, इससे मिलिए, यह है मेरी नई फ्रेंड सुजाता, सुजाता सहाय। सुजाता ने प्रणाम के लिए हाथ जोड़े ही थे कि सुनैना ने परिचय की दूसरी कड़ी पूर्ण कर दी। सुजाता, ये है मेरी मम्मी, बहुत प्यारी मम्मी। मम्मी ने मुस्कुराते हुए पूछा, कहाँ रहती हो बेटी? जी सिविल लाइंस में। अरे मम्मी छोड़िए, सुनैना ने बात काटते और रात से पर्दा हटाते हुए कहा, मम्मी ये मेरी जुड़वा है, इसकी और मेरी डेट ऑफ बर्थ एक ही है और यह भी अतुलवाड़ा में पैदा हुई है ना कोइंसिडेंट? अच्छा वहीं की रहने वाली हो? नहीं आंटी, उस समय मेरे पापा की पोस्टिंग वहाँ थी। पास में खड़ी सरकारी गाड़ी का ड्राइवर उनके करीब आ खड़ा हुआ। सुजाता ने अपना बैग उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, आंटी ये मेरे पापा के ड्राइवर हैं, मुझे लेने आए हैं। मम्मी ने घूमकर ड्राइवर की ओर देखा और पास खड़ी सरकारी गाड़ी को देखते हुए चौंक कर पूछा, तुम सुभाष सहाय साहब की बेटी तो नहीं? जी आंटी। अरे तब तो तुम सच में जुड़वा की तरह ही हो। कैसा संयोग है, इतने सालों बाद तुम दोनों एक साथ खड़ी हो। सुनैना और सुजाता के चेहरों पर प्रसन्नता के भाव आ गए थे। तब तो तुम अपने पापा की गाड़ी से कॉलेज आया जाया करोगी? नहीं आंटी, शायद बस से, लेकिन बस में तो बहुत समय बर्बाद होता है, बहुत घूम घूम कर आती है। तो ऑटो से आ जाओ ना, और लड़कियों के साथ। सुनैना के लिए मैंने एक ऑटो वाले से बात कर ली है, कहो तो तुम्हारे लिए भी कर ले। सिविल लाइंस तो रास्ते में ही पड़ेगा। ठीक है आंटी, लेकिन पापा से पूछना पड़ेगा। अच्छा नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, अपनी मम्मी से मेरा नमस्ते बोलना, मैं उनसे मिलने आऊँगी। मेरी उनसे बहुत पुरानी पहचान है, उतनी पुरानी जितनी तुम्हारी उम्र है। उनके स्वर में उत्साह आ गया था। फिर दोनों ने साथ आना साथ जाना शुरू कर दिया और एक ही कोचिंग में पढ़ते हुए 11वीं फिर 12वीं की परीक्षाएं लगभग बराबर अंक पाकर पास की। दोनों का लक्ष्य था प्री मेडिकल टेस्ट पास करके MBBS
दोनों ने गंभीरता से पढ़ाई शुरू कर दी। परीक्षाएं पूरी होने पर दोनों संतुष्ट थीं, परिणाम के प्रति आशान्वित भी। परिणाम घोषित हुआ पर वे तो अलग अलग शहरों में थीं, क्योंकि अपने अपने पिता के स्थानांतरण के कारण उनके शहर बदल गए थे। लेकिन समाचार पत्र में छपा अपना अनुक्रमांक व उच्च वरीयता क्रम देखकर सुनैना की आंखों से खुशियां नहीं आंसू झल गए। कारण सुजाता के अनुक्रमांक का कहीं अता पता नहीं था। उसे यह बहुत अविश्वसनीय सा लगा। सुनैना अपने वर्ग की मेरिट लिस्ट में बहुत ऊपर थी। उसे प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिला। उस दिन उसका सुजाता से सामना हो गया। वह अपने परिजनों के साथ किसी रिश्तेदार मरीज को देखने आई थी। उससे मिलकर सुनैना को अच्छा लगा। वह इतना हताश निराश नहीं थी जितना सुनैना ने सोच रखा था। उसने बताया कि बीएससी के साथ साथ सीपीएमटी की तैयारी कर रही है। बड़ी आशा के साथ उसने बताया कि वह इसी कॉलेज में आएगी उसकी जूनियर बनकर। उसके बाद 2 वर्षों तक सुनैना को सीपीएमटी के परिणाम के समय इंतज़ार रहा कि शायद सुजाता के बारे में कोई अच्छी खबर मिले। लेकिन ऐसी कोई खबर ना मिलने पर अपनी ओर से सीधे फ़ोन करके उसकी असफलता का पता लगाना उसे व्यावहारिक नहीं लगा। कुछ वर्ष बीतने के बाद उसे यहाँ वहाँ से पता चला था कि सुजाता एमएससी करने के बाद सिविल सर्विसेज के लिए कोशिश कर रही है। सुनैना फाइनल की लिखित परीक्षा से मुक्त होकर वाइवा के तनाव से घिरी थी। पढ़ने का मन बना रही थी कि होटल के चौकीदार ने उसके नाम की पुकार दी। नीचे उतरी तो देखा कि सुजाता थे। उन्मुक्त भाव से दोनों एक दूसरे से लिपट गई। उसका बैग लेते हुए सुनैना ने शिकायत की, कोई खबर तो दी होती। इस तरह अचानक वो एक सेमिनार में आई थी, वहाँ इतना व्यस्त हो गई कि सूचना ही नहीं दे पाई। फिर सोचा कि चलो आज अपनी पुरानी सखी को सरप्राइज़ देते हैं। आज रात रुकूंगी तुम्हारे साथ, अगर तुम्हें कोई असुविधा ना हो तो। अरे बिल्कुल नहीं, कहते हुए सुनैना सुजाता का हाथ पकड़कर सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी। कमरे में पहुंचकर एक गिलास पानी देते हुए वह सुजाता से बोली, तुम फ्रेश हो लो, मैं मेस से टिफ़िन मंगवाने का प्रबंध करती हूँ। आज यही रूम में खाएंगे और खूब बातें करेंगे। मेरा तो पढ़ाई से जी उब गया है। खाना खाकर वे खुली हवा में हॉस्टल की छत पर आ गई। चांदनी रात थी। मुंडेर पर कोने में टिकते हुए सुजाता ने छिड़ा, शादी के बारे में क्या विचार है? शादी किसकी? तुम्हारी और किसकी? अरे मम्मी पापा तो पूरी कोशिश में लगे हैं 2-3 साल से। न्यूज़पेपर में उन्होंने ऐड भी दिया है, लेकिन अभी तक मेरे योग्य मिला ही नहीं कोई। हंसते हुए सुनैना ने कहा, ये तो कोई नई बात नहीं। माँ बाप तो भरपूर कोशिश करते हैं इसके लिए। मेरा मतलब है कि तुमने क्या किया? कोई भाया यहाँ कॉलेज में या बाहर? अरे यहाँ कोई कमी है क्या? कितने पीछे लगे रहते हैं। कुछ बैचमेट्स तो कुछ सीनियर्स, कुछ मरीज हैं तो कुछ मरीजों के तीमारदार, एक आध सर भी हैं। बहुत लोग हैं यहाँ मोहब्बत लुटाने वाले। कितने गिनाऊं? तुझे कोई लिस्ट बनानी है क्या? देख सुनैना, मैं सीरियसली बात कर रही हूँ और तू बात को हवा में उड़ा रही है। सच सच बोल, कोई है तो, पर बताऊंगी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अपने बारे में तो कुछ बताओगी नहीं। कोई हो तो बताओ ना। तो समझ, मेरा भी कोई नहीं है। फिर थोड़ी चुप्पी के बाद बोली, अच्छा बताती हूँ। सच? हाँ सच। आनंद वर्मा को जानती है ना? सुनैना ने पूछा। वही आनंद जो अपने साथ बायो की कोचिंग में था, जो तुम्हें चाहता था। चाहता तो वह दोनों को था, लेकिन तुमसे डरता था, तुम्हारे पापा के पद के कारण। आजकल यही है, मेडिकल में नहीं हो पाया तो बी फार्मा कर रहा है। कभी कभी मिलने आता है। मैं भी एक आध बार गई हूँ उसके घर। उसके माँ बाप मुझे बहुत चाहते हैं। उसके लिए मेरे दिल में भी सॉफ्ट कॉर्नर है। तो फिर क्या? मेरी लव स्टोरी यहीं ख़त्म। यहाँ पढ़ाई से फुर्सत नहीं। तुम क्या समझती हो यहाँ बॉलीवुड की तर्ज पर मैं प्रेम कहानी तैयार कर रही हूँ? देखो सुनैना, तुम मेरी बात को हमेशा हवा में उड़ा देती हो। देखो भाई, मैंने अपनी शादी का काम अपने मम्मी पापा पर छोड़ दिया है। जिस दिन वे मुझसे सुपर लड़का ढूंढकर मुझे बता देंगे, मैं जाकर चुपचाप मंडप में बैठ जाऊंगी। लेकिन मैं जानती हूँ कि वे अपनी बिरादरी में सुपर लड़का नहीं ढूंढ पाएंगे, और इंटरकास्ट मैरिज तो मेरे परिवार में किसी के गले ही नहीं उतर सकती। वैसे एक बात बताऊँ सुजाता,
अब मेरी विवाह में कोई खास रुचि ही नहीं बची है। क्या मिलता है विवाह से? थोड़ी सी खुशी और बदले में झंझटों का झमेला। अगर सब ठीक हुआ तो ज़िंदगी ठीक ठाक कट जाती है, वरना पूरी ज़िंदगी एडजस्टमेंट करते करते गुजार दो, घुटते हुए। नहीं करो तो बस एक ही गम रहता है कि शादी नहीं हुई। अब तुम बताओ अपनी प्रेम कहानी। लेकिन कमरे में चलकर यहाँ खड़े खड़े थकान होने लगी है। वे कमरे में आ गईं और अधलेटी होकर बतियाने लगी। सुनैना, तुम जानती हो कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता है। जिस चीज़ की ज़रूरत हो, हाजिर। अगर कभी बाजार से पेन पेंसिल किताब कॉपी खरीदने का मौका भी मिला तो एक चपरासी अंगरक्षक की तरह साथ में रहता है। अभी तक ऐसा कोई टकराया ही नहीं है जो मुझसे खुलकर कुछ कहे, और मुझे भी अभी तक कुछ कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर आज शादी की परिचर्चा क्यों की जा रही है? इसलिए कि आजकल मेरी शादी के प्रस्ताव बहुत आ रहे हैं। एक से बढ़कर एक। मेरी बिरादरी में अच्छे रिश्तों की कोई कमी नहीं है। कोई बड़ा व्यवसायी है तो कोई प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार का होनहार, कोई छोटा अधिकारी है तो कोई बड़ा अधिकारी। मेरे पापा जब से दिल्ली ट्रांसफ़र हुए हैं तब से चर्चे कुछ ज़्यादा ही हैं। पापा प्रेफर करते हैं कि आईएएस मिले, और शायद यह उनके लिए मुश्किल नहीं, सुजाता ने बिना झिझक के बताया। सुनैना चुपचाप उसका मुंह देखती रही। कुछ महीने बाद सुनैना को एक भारी भरकम निमंत्रण पत्र मिला जो सुजाता के पिता द्वारा भेजा गया था। उसकी शादी आईएएस से दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में होने जा रही थी। लेकिन शादी की तारीख वाले दिन सुनैना का पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन था, इसीलिए चाह कर भी वह शादी में नहीं जा सकी। जन्मदिन जीवन का खास दिन लगता है, हर साल आता है और चला जाता है। उसके बाद जीवन फिर उसी ढर्रे पर चलने लगता है। लेकिन सुनैना का पिछला जन्मदिन ऐसा नहीं था। उस दिन वर्षों से पड़ी उसके मन की एक गांठ खुल गई थी। डॉक्टर होने के नाते वह अक्सर जिस बात को लेकर शंकित रहती थी, परेशान हो उठती थी, उसका समाधान हो गया था। उसके बाद वह सामान्य नहीं रह पाई। बहुत से विचार उसके मस्तिष्क में घुमड़ते रहे थे। पूरा साल ऐसे ही व्यतीत हुआ। जन्मदिन के अवसर पर सुनैना सीमित लोगों को आमंत्रित करती थी, जिसमें उसके विभाग में काम करने वाले डॉक्टर्स व अन्य काम करने वाले लोग होते थे। उस बार उसने जेनिफर को आमंत्रित किया था। जेनिफर उम्रदराज और अनुभवी थी। मिशन के दूसरे हॉस्पिटल से तरक्की पाकर आई थी। डीना उनका ही इकलौता बेटा था। कोई स्थायी नौकरी न मिलने के कारण डीना अपनी माँ के साथ आया था और छोटे मोटे फंक्शन में कुक का काम कर लेता था। अच्छा कुक होने की तारीफ सुनकर खान पान का जिम्मा डीना को ही दिया गया था। अतिथियों के जाने के बाद डीना और उसके सहायक बचा हुआ खाना व सामान समेट रहे थे। जेनिफर को डीना के साथ वापस जाना था, इसीलिए वे रुकी हुई थी। गार्डन के एक कोने में पड़ी कुर्सियों पर जेनिफर और सुनैना बैठी थी। समय बिताने के लिए औपचारिक बातचीत में सुनैना ने ऐसे ही पूछ लिया, आप कहाँ कहाँ रहीं? जेनिफर ने कई जगहों के नाम गिनाए, उनमें अतुलवाड़ा का नाम भी आया। सुनैना चौंक पड़ी। सुनैना का चौंकना जेनिफर नहीं देख पाई। उन्होंने अपना चश्मा उतार लिया था और उंगलियों से अपनी पलकें बंद करके सहला रही थी। अतुलवाड़ा? कब? सुनैना के मुंह से निकल गया था। आप अतुलवाड़ा जानती हैं? वह तो कोई मशहूर जगह नहीं है। हाँ, नाम सुना है क्योंकि मेरी एक क्लासमेट वहीं की थी, सुनैना ने सामान्य होते हुए कहा। जेनिफर ने जो कालखंड बताया उसमें सुनैना के जन्म का वर्ष भी था। सुनैना ने शरीर में सनसनी सी महसूस की और सचेत होकर पूछा, जेनिफर, आपको तो बहुत तजर्बा है ना? नर्स की नौकरी में आपने बहुतों के दुख सुख और बहुत से जन्म और मृत्यु देखे होंगे, बहुतों के सुख दुख भी बांटे होंगे। कोई ऐसा वाकया जरूर होगा जो आपके जहन में बस गया होगा। जेनिफर कुछ देर को चुप रही, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर दोनों हाथ उठाकर धीमे स्वर में बोली, डॉक्टर, मेरे इन हाथों से ऐसा कुछ हुआ है जिससे एक ऐसी माँ की गोद भरी है जो हमेशा खाली रहने वाली थी। लेकिन जो कुछ मैंने किया वह मेरे पैसे के खिलाफ था और मुझे वह बात किसी से कहनी नहीं चाहिए, कम से कम एक डॉक्टर के सामने तो बिल्कुल ही नहीं। इतना कहकर वह चुप हो गई। सुनैना उनके चेहरे के भाव अंधेरे में पढ़ नहीं पा रही थी। डॉक्टर, इंसान कर्तव्य के प्रति कितना भी कठोर हो, लेकिन कभी कभी वह अपने मन की ही करता है।
जो उसे नहीं करना चाहिए, कभी दिल के किसी कोमल भाव के कारण और कभी स्वार्थवश। मैंने वह काम भावुकता में किया था और अपने स्वार्थ के लिए भी। वह राज मैंने दिल में ही छिपाए रखा, लेकिन जब तक बहुत मजबूरी ना हो तो कोई भी इंसान किसी गहरे राज को लेकर मरना नहीं चाहता। किसी को तो बताने का मन करता ही है। अभी तक मैंने उस बात का जिक्र किसी से नहीं किया था, लेकिन डॉक्टर सुनैना, आपने बात छेड़ी है तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए। हालांकि उस बात से अब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बहुत साल हो गए हैं, पता नहीं कौन कहाँ होगा। फिर भी मैं आपसे एक वादा चाहूँगी कि उस घटना को आप एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं, एक खुले दिल के इंसान के रूप में सुने। वादा? सुनैना ने अपना दाहिना हाथ जेनिफर की ओर बढ़ाया। उस उसकी सरकारी ड्राइवर की पक्की नौकरी का चक्कर चल रहा था। उन्हीं दिनों एक सरकारी ऑफिसर की वाइफ डिलीवरी के लिए हमारे हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। अल्बर्ट ने बताया था कि नौकरी देना इन्हीं साहब के हाथ में है। मुझे भरोसा था कि अपनी सेवा से अगर मैं मैडम का दिल जीत सकूं तो अल्बर्ट को नौकरी दिलवा सकती हूँ। जेनिफर ने गहरी सांस ली, फिर बोली, उन मैडम का केस कॉम्प्लिकेटेड था। उन्होंने काफ़ी कोशिशों के बाद एक फीमेल बेबी को जन्म दिया। उस समय एक और प्रेग्नेंट लेडी भी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में भर्ती थी। उनको जुड़वा लड़कियां पैदा हुई। एनआईसीयू में तीनों बच्चियां मेरी निगरानी में थी। मेरे देखते ही देखते सरकारी ऑफिसर की वाइफ की बेबी नहीं रही। मुझे उस समय पता नहीं क्या सूझा, मैंने एक जुड़वा बेबी से उसे बदल दिया। शायद मेरे मन में कोई ऐसी भावना रही होगी कि आगे और कोई संतान को जन्म देना उनके लिए बहुत रिस्की है। मैं उन्हें दुखी देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि तब मैं उनसे अल्बर्ट की नौकरी की सिफारिश नहीं कर पाती। मेरी उस हरकत से उनकी गोद सुनी नहीं रही और अल्बर्ट को सरकारी नौकरी मिल गई। बाद में अल्बर्ट ने मुझे धोखा दिया और शादी अपनी एक रिश्तेदार से कर ली। वह दिन मुझे अच्छी तरह से याद है, वह भूलने वाला दिन नहीं है। आगे जेनिफर ने क्या क्या कहा सुनैना ध्यान से नहीं सुन सकी। वह अपने आप में खो चुकी थी। बीते दिनों को याद करके सुनैना देर तक सो ना सकी। रात के सन्नाटे में तेज रोशनी से नहाई पत्थर कोठी को उसने कई बार देखा था। पत्थर कोठी के पास या उसके अंदर जाने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिल पाता था। सोचती रही कि सुजाता का सच से सामना कैसे करा पाऊंगी। सोचते सोचते उसे कब झपकी लगी पता ही नहीं चला। सुबह तैयार होकर चर्च जाने के लिए निकलने ही वाली थी कि डोरबेल बजी। देखा तो डीना था। विनम्रता से बोला, पत्थर कोठी वाली बीबी जी ने गाड़ी भेजी है आपको बुलाने के लिए, प्लीज़ आप चलिए। क्यों? साहब के बेटे की तबीयत खराब है। क्या हुआ? बुखार है। तबीयत ज़्यादा खराब तो नहीं? क्या हुआ? बुखार है। नहीं, ज़्यादा तो नहीं लगती। बीबी जी डॉक्टर को बुलाने को कह रही थी तो मैं आपको बुलाने चला आया। यह सुनकर उसे अच्छा लगा। डीना से फ़ोन मिलाकर बात कराने को कहा। सुनैना फ़ोन पर बोली, हेलो मैडम, बच्चे का बुखार कैसा है? अब शायद नॉर्मल है, सो रहा है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ। और मैडम, क्या मैं आपको हैप्पी बर्थडे बोल सकती हूँ? थैंक यू। आप कौन? गैस कीजिए। फिर कुछ देर चुप रहकर बोली, नहीं पहचाना ना? अरे मैं तुम्हारे बेटे की मौसी बोल रही हूँ, सुनैना, डॉक्टर सुनैना राज। कोई अपना बर्थडे भूल सकता है क्या? सुनैना फ़ोन रखकर डीना को डॉक्टरी बैग उठाने का इशारा करते हुए तेजी से बाहर निकली। कॉटेज के बाहर बत्ती वाली चमचमाती सफ़ेद कार खड़ी थी। ड्राइवर ने आदर में झुककर कार का दरवाज़ा खोल दिया। वह अभिवादन स्वीकार करते हुए कार में जा बैठी। दोनों एक दूसरे को देख लिपट गई। एक पुरानी सखी को पाकर अति उत्साहित थी तो दूसरी की भावुकता को मापा नहीं जा सकता था। वह अपनी बहन को पाकर आंसू नहीं रोक पा रहे थे। ड्राइवर, डीना व अन्य नौकर उनका अगाध प्रेम देखते हुए चुपचाप खड़े खुश हो रहे थे। सुनैना के अंदर की हलचल शांत नहीं हो पा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने सामान्य दिखने की कोशिश में सोते हुए बच्चे को गोद में उठा लिया और कहा, क्या नाम रखा है बच्चे का? आशीष। बहुत प्यारा नाम है। जीजा जी कहाँ हैं? आज सुबह ही अचानक उन्हें बाहर जाना पड़ा, कल वापस आएंगे। ठीक है। आज तुम्हारी और मेरी जॉइंट बर्थडे पार्टी है मेरे कॉटेज पर,
तुम्हें रात वहीं रुकना होगा मेरे साथ। बहुत सी बातें करनी हैं। माना अब तुम बड़े ऑफिसर की बीवी हो, लेकिन उससे पहले मेरी भी कुछ खास हो। फिर आज तो जीजा जी बाहर है, आओगी ना? हाँ बोलो हाँ। हाँ। आशीष जाग गया था। सुनैना ने चुम चुम कर उसे बहुत लाड प्यार किया, फिर बिस्तर पर लेटाकर चेकअप किया और बोली, एकदम फर्स्ट क्लास है। एक दवा मैं अपने हाथ से पिलाई देती हूँ, दूसरी दोपहर में पिला देना। चिंता की कोई बात नहीं है, एकदम फिट रहेगा। शाम को अपनी मौसी और मदर की बर्थडे पार्टी एंजॉय करेगा। शाम को जल्दी आ जाना और रात मेरे साथ ही रहने का मन बना कर आना। ओके? ओके। सुनैना ने स्पेशल जॉइंट केक बनवा कर केक पर डबल एस लिखवाया और दीवार पर भी चमकीले कागज से डबल एस चिपकाया। पार्टी में सौम्यता तो थी ही, सुजाता के आ जाने से भव्यता का भी समावेश हो गया। परिस्थिति ऐसी बनी कि जेनिफर इस पार्टी में नहीं थी, वे कहीं बाहर गई थी। अगर होती तो जॉइंट बर्थडे सेलिब्रेशन का कुछ न कुछ अनुमान जरूर लेती। मेहमान के जाने के बाद वे दोनों बेड पर लेटी थीं। आशीष गहरी नींद में सो रहा था। सुजाता की बातें खत्म नहीं हो रही थी, लेकिन सुनैना के मन में पिछले बर्थडे पर उजागर हुआ राज घुमड़ रहा था, जिसे वह आज सुजाता को बताना चाहती थी। वह राज हजम कर पाना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। वह इसके परिणाम की आशंका से दुविधाओं में घिरी थी, लेकिन इससे अच्छा अवसर और कब मिल सकता था। बेडरूम में एकांत और धीमी रोशनी में उसे अपनी बात कहने का संबल मिल रहा था। उसने पूछ ही लिया, सुजाता, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम जुड़वा बहनें हैं? लगता तो है। मैं इसके बारे में अपनी मम्मी से भी पूछ चुकी हूँ। मैंने जब मेडिकल लाइन का वातावरण देखा तो मुझे भी लगने लगा कि ऐसी संभावना है। सच्चाई कैसे पता चल सकती है सुनैना? सच्चाई पता चल चुकी है। क्या? तुम यकीन करो, हम जुड़वा बहनें ही हैं। चाहो तो डीएनए टेस्ट करवा लो। कहते हुए सुनैना ने बगल में लेटी सुजाता को पूरी तरह अपने से लिपटा लिया। सुजाता ने आश्चर्य से कहा, सच? हाँ सच, एकदम सच। मेरी माँ की जुड़वा लड़कियाँ हुई थी और उसी समय तुम्हारी मम्मी को एक कमज़ोर लड़की पैदा हुई थी। नवजात शिशु केयर रूम में उसकी डेथ हो गई। वहाँ ड्यूटी पर जो नर्स थी ना, उसने स्वार्थवश भावुकता में मृत लड़की को एक जुड़वा लड़की से बदल दिया। वह तुम हो और एक मैं हूँ। कैसे पता चला? उसी नर्स ने बताया जो उस समय अतुलवाड़ा के हॉस्पिटल में थी और अब रिटायर होने वाली है। तुम चाहो तो कभी उससे मिलवा सकती हूँ। अगर फिर भी डाउट रहता है तो डीएनए टेस्ट से साबित हो जाएगा। सुजाता असमंजस में पड़ गई। सुनैना ने कहा, लेकिन अब यह राज अगर हम दोनों के बीच ही रहे तो अच्छा है, नहीं तो हमारे परिवारों में बहुत उथल पुथल होगी, जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ेगा। उसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सारे समीकरण बदल जाएंगे। तब पता नहीं क्या हो। इसीलिए उलझनों से दूर रहना है तो फिलहाल यही उचित होगा कि सिर्फ हम तुम ही जाने कि हम जुड़वा बहनें हैं। सिर्फ हम तुम। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।